नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लोधाजी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए सेकेंड ईयर में दोस्तों राजनीति विज्ञान वाली सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज के हमारे सेशन में दोस्तों चर्चा होगी भारतीय राजनीतिक चिंतन की। तो जी हाँ दोस्तों, बीए सेकेंड ईयर में पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत एक नया सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया है। इससे पहले हमने इसका पूरा एक सिलेबस डिस्कस किया था इससे पहले वाले क्लासेस में। जरूरी है जिससे कि आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि हमारी इस सीरीज में हम किन किन टॉपिकों पर पूरा फोकस करने वाले हैं, किन किन टॉपिकों पर अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इन सब के लिए दोस्तों जरूरी है कि एक बार आप इसका पहले वाला लेक्चर नंबर 1 अर्थात कि उसमें दिया गया था दोस्तों संपूर्ण सिलेबस के बारे में पूरे विस्तार से बताया गया है, कौन कौन से टॉपिक हम इस सीरीज में कवर करेंगे, तो उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, है ना। और इसके बाद इसमें क्या होगा आपके कि अब सिलेबस में आपके सिलेबस में कौन कौन से बिंदु दिए गए हैं, कौन कौन से पॉइंट दिए गए हैं, वो और हमारे द्वारा डिस्कस किए गए सभी को आपको अगर आप टॉपिकों को मैच कर लेते हैं तो आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, है ना। नहीं तो हमेशा अंत तक आपकी यही प्रॉब्लम बनी रहेगी कि सर पता नहीं कौन कौन से टॉपिक आप पढ़ाने वाले हैं और कौन से टॉपिक छोड़ने वाले हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग मैच कर लेंगे दोस्तों फर्स्ट वाले वीडियो से, तो आपका ये डाउट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। क्लियर है ना। जो हमने सिलेबस में एनालाइज करवाया उन सभी टॉपिकों को वन बाय वन हम सभी को पूरा टॉपिक वाइज ही कवर करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी एक इंपॉर्टेंट बात हो रही दोस्तों, इससे पहले हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें भारतीय राजनीतिक विचारों पर डिस्कस किया था। उसमें हमने बात की थी थोड़े शॉर्ट प्रकृति क्वेश्चन आंसर सीरीज के रूप में देखा था हमने उसको, है ना, शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में। तो उसी में हमने बताया भी था आपको कि एक फुल डिटेल क्लासेस भी इस पर लेकर आएंगे। तो दोस्तों वही फुल डिटेल क्लासेस अब हम आपकी ये स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें हम कंप्लीटली भारतीय राजनीतिज्ञों के बारे में चर्चा करेंगे। क्लियर है ना। सब्जेक्ट का नाम है भारतीय राजनीतिक चिंतक और हमारा आज का टॉपिक है भारतीय राजनीतिक चिंतन, ठीक है। तो इसके अंतर्गत भी विभिन्न बिंदुओं पर हम फोकस करेंगे दोस्तों। चलिए डायरेक्टली मूव करते अपने सेशन पर। देख लेते हैं कि फर्स्ट यूनिट में हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट टॉपिक भारतीय राजनीतिक चिंतन, और इसके अंतर्गत हमें देखना है परिचय, प्रकृति, स्रोत और विशेषताएं। भारतीय राजनीतिक चिंतन की या कहें कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का परिचय क्या है, इसकी प्रकृति किस प्रकार की है ना, इसके स्रोत क्या है और विशेषताएं क्या है, पूरे विस्तार से दोस्तों हम जानने वाले हैं। इसके बाद में मनु और उसके बाद कौटिल्य। क्लियर है यहां तक। तो फर्स्ट यूनिट में हम इसी पर चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों सेशन को शुरू करते हैं। अच्छा, सेशन को स्टार्ट करें उससे पहले सबसे जरूरी हमारी स्लाइड, पूरे टॉपिक की सबसे जरूरी स्लाइड क्या है कि हम आज के इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, यह पहले क्लियर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन एक्चुअल में क्या है, ये विचारधारा जो है, ये धारणा जो है, ये क्या है ना। तो इसके अर्थ पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे भारतीय राजनीतिक चिंतन के प्रमुख स्रोत, अर्थात ये कि जिस चिंतन की हम बात कर रहे हैं, जिस प्राचीन चिंतन की हम बात कर रहे हैं, इसका पता हमें कहां से चलता है, तो उसके विभिन्न स्रोतों पर हम चर्चा करने वाले हैं। क्लियर है। नेक्स्ट में उसके बाद बात करेंगे प्रकृति की, कि जो राजनीतिक चिंतन है, भारतीय प्राचीन राजनीतिक चिंतन है, इसकी प्रकृति किस प्रकार की है, या इस चिंतन के अनुसार जो राज्य था उस राज्य की प्रकृति कैसी थी। नेक्स्ट एंड लास्ट में हम बात करेंगे इस चिंतन की प्रमुख विशेषताओं पर। क्लियर है। चलिए इन्हीं 4 बिंदुओं के माध्यम से दोस्तों हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। आइए एक एक करके दोस्तों हम इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। याद रहे प्रत्येक सेशन की तरह हम इसमें व्यवहारिक और थ्योरेटिकल दोनों रूप से सेशन को समझेंगे। व्यवहारिक आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जिससे कि आपको पूरा टॉपिक व्यवहारिक रूप से समझ आ जाए, और थ्योरेटिकल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे कि आपको इतना डेटा मिल जाए कि आप एग्जाम में लिख पाए। और साथ ही साथ में एक प्रॉब्लम हमारे साथ सामान्य क्लासेस लेने में एक प्रॉब्लम ये होती है दोस्तों कि हम व्यवहारिक रूप से समझ तो लेते हैं, लेकिन सेशन के बाद में या 2 दिन या 4 दिन बाद में हमें पूरे मस्तिष्क से ये गायब हो जाता है कि अंडरस्टैंडिंग तो बनी हुई है, लेकिन हमें लिखना क्या है। यहां पर एक बड़ी विचलित सी परिस्थिति बन जाती है कि इसमें लिखना क्या है। तो उसी समस्या का समाधान करने के लिए ही व्यवहारिक प्लस थ्योरेटिकल दोनों प्रकार से हम सेशन को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। क्लियर है। चलिए सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि भारतीय राजनीतिक चिंतन के बारे में कुछ सामान्य सी विचारधारा, एक सामान्य सी बात करते हैं, है ना। व्यवहारिक रूप से कुछ समझने का इसको प्रयास कीजिए। एक्चुअल में भारतीय राजनीतिक चिंतन क्या है, अगर इस पर हम व्यवहारिक रूप से बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ इतना सा समझ लीजिए इसको कि जो प्राचीन हमारे विचारक रहे हैं, जो प्राचीन विद्वान रहे हैं,
जिन्होंने राज्य की अवधारणा दी है या राजनीति के संबंध में कुछ बातें कही है, अपनी पुस्तकों के माध्यम से कही हो या अपने विचारों, अपने लेखों के माध्यम से की गई हो या किसी अन्य प्रकार से, तो उन सब विचारधाराओं में भारत की राजनीति की क्या अवधारणा हमको प्राप्त होती है, उसी अवधारणा को यहां पर राजनीतिक चिंतन कहा जा रहा है ना। कि हमारे जो प्राचीन जितने भी विचारक रहे हैं उन्होंने किस प्रकार की राजनीति कहा है भारत को। तो इस अगर राजनीति की दोस्तों हम बात करें तो देखिए, एक वास्तविकता अलग है और एक मान्यता अलग है। वास्तविकता एक अलग है। अगर हम वास्तविकता की बात करें दोस्तों, तो वास्तविकता की अगर हम बात करें तो प्राचीन समय से ही, प्राचीन काल से ही भारत की जो प्राचीन संस्कृति रही है, भारत की जो संस्कृति रही है, प्राचीन भारत की जो संस्कृति रही है, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा समृद्ध रही है, सबसे ज्यादा समृद्ध है, सबसे पुरानी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भारत में ही सबसे पहले मानव सभ्यता का जन्म हुआ था, है ना। इसीलिए सबसे पुराना इतिहास भी आपको भारत में ही मिलेगा, सबसे पुरानी संस्कृति भी आपको भारत में ही मिलेगी, सबसे पुरानी मानव सभ्यता भी आपको भारत से ही प्राप्त होती है। तो सबसे पुरानी राजनीति भी आपको भारत से ही प्राप्त होगी। मतलब राजनीति से संबंधित विचारों को ही हम राजनीतिक चिंतन का नाम दे रहे हैं। क्लियर। जितने भी राजनीतिज्ञ रहे हैं, अर्थात कि जितने भी राजनीति के बारे में विचार प्रस्तुत करने वाले जो विद्वान रहे हैं, उनके द्वारा जो विचार प्रस्तुत किए गए हैं प्राचीन भारत की राजनीति को लेकर के, उन्हीं विचारों को हम यह राजनीतिक चिंतन के नाम से जानते हैं। क्लियर है ना। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो भारत की प्राचीन जो राजनीतिक परंपरा रही है वो प्राचीन पश्चिमी जो सभ्यता है उससे कहीं ज्यादा प्राचीन है, कहीं ज्यादा समृद्ध है और पूरी एक व्यवस्थित संस्कृति रही है, व्यवस्थित चिंतन रहा है ना। और इसी कारण से दोस्तों, अगर प्राचीन समय की हम बात करें तो इसी कारण से देखिए यहां लिखा गया है कि भारत विश्व गुरु कहलाता था। भारत विश्व गुरु कहलाता था। क्यों कहलाता था? क्योंकि पूरे विश्व को एक संस्कृति प्रदान करने वाला, एक सभ्यता प्रदान करने वाला अगर कोई राष्ट्र था प्राचीन समय में तो वो भारत ही था। तो इन्हीं सभी विशेषताओं के कारण या भारतीय चिंतन की विशेषताओं के कारण ही भारत को अतीत में क्या कहा जाता था? विश्व गुरु कहा जाता था। क्लियर है ना। तो इसके अलावा दोस्तों, भारतीय राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में भारतीय दार्शनिकों ने कई महत्वपूर्ण विचार या अवधारणाओं को प्रेषित किया है ना, जन्म दिया है। और उसी के साथ साथ उन विचारधाराओं या अवधारणाओं का उन्होंने विस्तार भी किया है। भारतीय राजनीतिक चिंतन में सद्गुण पाए गए हैं, सत्य पाया गया है, न्याय, राजनीतिक जीवन, अधिकार या स्वतंत्रता, ऐसे विचारों की अवधारणा यहां प्राप्त होती है। किसमें? प्राचीन चिंतन में। याद रखिएगा, प्राचीन चिंतन में। अब मुझे ये बताइए, आप लोग सोचिए कि आज वर्तमान राजनीति की भी अगर बात करें या वर्तमान राज्य की भी अगर बात करें तो इनमें से ऐसा कौन सा तत्व है, सद्गुण, सत्य, न्याय, राजनीतिक विचार या अधिकार या स्वतंत्रता, इनमें से ऐसा कौन सा तत्व है जिसे हम राज्य से हटा सकते हैं? कोई भी ऐसा तत्व नहीं है। प्रत्येक तत्व आज वर्तमान राजनीति में समाहित है, वर्तमान राजनीति में भी पाए जाते हैं, देखने को मिलते हैं। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम ये मान सकते हैं कि भारत की जो प्राचीन राजनीतिक परंपरा रही है ये पश्चिमी सभ्यता से कहीं ज्यादा समृद्ध रही है, कहीं ज्यादा प्राचीन रही है और सुव्यवस्थित रही है। और इसमें सद्गुण, सत्य, न्याय, राजनीतिक विचार, अधिकार और स्वतंत्रताओं जैसे तत्व भी देखने को मिलते हैं। और इस बात को सत्य करार देते हुए इस बात का प्रमाण भी हमारे पास में है कि जो पश्चिमी विद्वान रहे हैं, मैक्सी और गेटिल, पश्चिमी विद्वान जो मैक्सी और गेटिल रहे हैं, इन्होंने भी भारत की राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में प्राचीन भारत के योगदान को स्वीकार किया है, इन्होंने माना है। हालांकि एक वो अलग बात है कि विभिन्न विद्वानों में मतभेद है, लेकिन वो मतभेद किन विद्वानों में होगा? भारतीय राजनीतिक चिंतन को स्वीकार करने में विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। एक तरफ है पाश्चात्य विद्वान
पश्चिमी विद्वान जो सिर्फ यूरोप की बात करते हैं, और एक तरफ है भारतीय विद्वान। तो भारतीय विद्वानों का तो ये पूरा एक चिंतन ही है ना। लेकिन पश्चिमी विद्वान, अधिकतर पश्चिमी विद्वान जो है वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और इसी कारण यही तो है, सत्यता को एक्सेप्ट नहीं किया गया है यहां पर। किसके द्वारा? पश्चिमी विद्वानों के द्वारा, है ना। उनका बिल्कुल भी वो इस बात को असत्य स्वीकार करते हैं कि भारतीय चिंतन इतना पुराना है, मतलब कि पश्चिमी सभ्यता से, यार कोई भी अपनी सभ्यता को बुरा भला क्यों बोलेगा, सिंपल सी बात है। तो जितने वो विद्वान रहे हैं जिन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया है, भारतीय जो संस्कृति रही है, भारतीय चिंतन, प्राचीन भारतीय राजनीति का जो चिंतन रहा उसको स्वीकार नहीं कर किया है, ऐसे विद्वान बहुत सारे रहे हैं। लेकिन कुछ विद्वान, पश्चिम में भी कुछ विद्वान ऐसे भी थे जिन्होंने भारतीय राजनीतिक चिंतन को स्वीकार किया है, या चिंतन, राजनीतिक चिंतन में भारत का योगदान को स्वीकार किया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इस चिंतन को और आगे बढ़ाते हुए, या कहें कि इसको और प्रमाणित करने के से संबंधित अगर बात करें तो ग्रामीण गणतंत्र से लेकर के, ग्रामीण गणतंत्र मतलब दोस्तों एक प्राचीन भारत की विशेषता रही है, ग्रामीण गणतंत्र भी, है ना। ग्रामीण गणतंत्र, जब संपूर्ण भारत ग्रामीण हुआ करता था, है ना, तो ग्रामीण गणतंत्र से लेकर के चंद्रगुप्त व अशोक के मौर्य साम्राज्य अवस्थित थे। ये साम्राज्य ब्रिटेन के वर्तमान साम्राज्य से भी ज्यादा विस्तृत थे। समझ रहे ना? जो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के जो मौर्य साम्राज्य थे, ये आज वर्तमान में जो ब्रिटेन के जो साम्राज्य है उससे भी ज्यादा बड़े थे। अपने काल में विश्व के महान राज्य हुआ करते थे ये। मिस्र और यूनान से इनके कूटनीतिक संबंध, मतलब अंतरराष्ट्रीय संबंध भी हुआ करते थे, इनके अंतरराष्ट्रीय संबंध भी थे, है ना। तो भारत में मनु से महात्मा गांधी तक राजनीतिक चिंतन और विचारधारा की एक अनवरत परंपरा मिलती है। रामायण, महाभारत और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में इस विषय पर कई आचार्यों ने अपने विशाल ग्रंथों का निर्माण किया था। तो दोस्तों ये हमारी रही प्राचीन राजनीतिक परंपरा, प्राचीन भारतीय राजनीतिक परंपरा, उससे संबंधित एक व्याख्या के रूप में कुछ तथ्य जो आपको एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे। एग्जाम में इसी प्रकार से सिस्टमेटिक रूप से आपको लिखना होगा। दोस्तों यहां पर सामान्य रूप से, व्यवहारिक रूप से अगर बात करें तो सिंपल कहना है कि भारत की जो प्राचीन संस्कृति रही है, प्राचीन राजनीतिक चिंतन रहा है, वो यूरोप के या पश्चिमी सभ्यता या पश्चिमी चिंतन से कहीं ज्यादा विस्तृत रहा है, कहीं ज्यादा सुव्यवस्थित रहा है और प्राचीन भी रहा है। और इसी विशेषता के कारण ही भारत को प्राचीन समय में, या कहें कि अतीत में, भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। इनमें से कुछ विभिन्न विद्वानों में, पश्चिमी विद्वानों में और भारतीय विद्वानों में इस बात को लेकर के काफी मतभेद रहा है। लेकिन कुछ विद्वान ऐसे भी हैं, पश्चिमी विद्वान, जिन्होंने राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में भारत के योगदान को स्वीकार किया है ना। और इसी प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य, या कहें कि अशोक के साम्राज्य की हम वर्तमान ब्रिटेन या वर्तमान यूरोप के राज्यों से तुलना करते हुए हम ये भी कह सकते हैं कि जो चंद्रगुप्त, ये जो मौर्य साम्राज्य थे, वो उस समय इतने विस्तृत थे कि इतना विस्तृत तो इनका वर्तमान में इंग्लैंड भी नहीं है, इंग्लैंड का साम्राज्य भी नहीं है, इतना विस्तृत हुआ करता था, है ना। मतलब ये अपने समय के महान साम्राज्य हुआ करते थे, महान राज्य हुआ करते थे। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारत में प्राचीन समय से ही राजनीतिक विचारधारा व्याप्त रही है। आई होप क्लियर होगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अब हम जिस आधार पर बात कर रहे हैं कि भारत की जो राजनीतिक विचारधारा रही है, ये जो परंपरा रही है, राजनीतिक परंपरा, ये पुरानी है, इतनी पुरानी है, हजारों साल पहले की है। तो हम आज किस आधार पर बोल पा रहे हैं, क्या प्रूफ क्या है हमारे पास, है ना, किस आधार पर बोल रहे हैं, तो उन्हीं आधारों को हम यहां प्रमुख स्रोत के नाम से जानते हैं। क्लियर है? जिनके माध्यम से हमें प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की जानकारी प्राप्त होती है। तो वो होती है दोस्तों एक वेद, है ना। जैसे कि 4 वेद हैं हमारी संस्कृति में, वो चारों वेदों से भारत की राजनीति, एक डायरेक्टली राजनीति, प्रत्यक्ष रूप से राजनीति के बारे में तो जानकारी हमको नहीं मिलती है। ये बात आप विशेषकर याद रखिएगा कि जिन वेदों में डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से राजनीति का वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन राज्य का वर्णन है, राजा का वर्णन है, प्रजा का वर्णन है ना, संतों का, ऋषियों का, इनका वर्णन है। और साथ ही साथ में राजा को यह भी कहा गया है
इसमें वेदों में ही ये भी कहा गया है कि वो प्रजा के हित के लिए कार्य करे, है ना, कि राजा का कर्तव्य क्या होगा, प्रजा की रक्षा करना, प्रजा के लिए अच्छे कार्य करना। कुल मिलाकर के राजा प्रजा के प्रति उत्तरदायी होगा। इस प्रकार की बात की गई है। आज हमारे भारतीय संविधान में देख लीजिए ना आप, लोकसभा राज्यसभा क्या है, दो सभा है हमारे संविधान, हमारे प्रशासन की, है ना। तो इसी प्रकार से प्राचीन भारत में सभा और समिति का वर्णन भी मिलता है हमें वेदों में। सभा और समिति का वर्णन भी वेदों से प्राप्त होता है। तो ये सभा और समिति वर्तमान राजनीति की लोकसभा राज्यसभा ही तो है ना। तो देखिए, सबसे पहले हमें वेद से हमारी राजनीति का पता चलता है, प्राचीन राजनीति का पता चलता है कि किस प्रकार की राजनीति थी हमारी भारत में, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो महाभारत जो हमारा वैदिक पुराण है, जो हमारा महाकाव्य है ना, जो हमारा महाकाव्य है, उससे भी दोस्तों, उससे भी हमें भारतीय राजनीति का पता चलता है। और महाभारत से ज्यादा राजनीति का पता तो किसी और ग्रंथ से चलना संभव ही नहीं है ना, क्योंकि पूरा महाभारत राजनीति से ही तो भरा हुआ है। उसी में राजकीय कला, राजनीति मतलब एक आर्ट्स क्या है, एक आर्ट्स के रूप में राजनीति को देखा गया था। कूटनीति क्या होती है, जैसे चक्रव्यूह वगैरह आपने सुना होगा, है ना। अभिमन्यु को जिस चक्रव्यूह में फंसाकर मारा गया था, तो वैसे चक्रव्यूह का वर्णन उसमें किया गया है। युद्ध की नैतिकता, युद्ध से संबंधित धर्म, रणनीति क्या है, राज्य के संबंध में, यह सारी बातें जो है दोस्तों, राजनीति से संबंधित सारी बातों का वर्णन इस महाभारत महाकाव्य में किया गया था। तो एक वर्णन हमें महाभारत से भी प्राप्त हो जाता है, किसका, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का। आई होप क्लियर होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं। अगला है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अर्थशास्त्र। तो ये आप में से हर कोई जानता है किस अर्थशास्त्र की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र की हम बात कर रहे हैं, जो कि एक राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ था। नाम भले ही इसका अर्थशास्त्र था, लेकिन इसमें जो वर्णन था वो राज्य और राजा से संबंधित ही था, अर्थात राजनीतिक शास्त्र था ये, ठीक है ना। तो यहां पर राज्य के साथ ही साथ में अर्थशास्त्र का भी अच्छे से उल्लेख किया गया था इस अर्थशास्त्र, कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र में, है ना। यहां पर एक प्रोफेसर का वर्णन है दोस्तों, एक प्रोफेसर का वर्णन है, प्रोफेसर की परिभाषा को यहां कोट किया गया है। प्रोफेसर अल्टेकर, इन्होंने कहा है कि यह मुख्य रूप से क्या, अर्थशास्त्र मुख्य रूप से शासन की व्यवहारिक समस्याओं से संबंधित है। क्या है, शासन की व्यवहारिक समस्या, याद रखिएगा, प्रशासन की जो व्यवहारिक समस्याएं हैं उनसे संबंधित है क्या, अर्थशास्त्र। मतलब अर्थशास्त्र उन्होंने लिखा था शासन के संचालन के लिए, जिसे पढ़कर के राजा एक व्यवस्थित रूप से प्रशासन चला सके। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए लिखा था उन्होंने, है ना। तो ये युद्ध और शांति के समय में इसकी मशीनरी और कार्यों का वर्णन इसके अंतर्गत किया गया। युद्ध और शांति दोनों के समय का वर्णन इसके अर्थशास्त्र के अंदर देखने को मिलता है। कौटिल्य की ये कृति कराधान मतलब कि टैक्स लगाना, है ना, टैक्स की भी बात करती है, टैक्स की भी बात करती है। साथ ही साथ में कूटनीति, एक रणनीति क्या होना चाहिए, युद्ध की नीति क्या होनी चाहिए, क्रांति क्या है ना, ये सारी बातों की चर्चा अर्थशास्त्र में की गई थी, जो कि हमें स्पष्ट रूप से यह दिखाती है कि अर्थशास्त्र में अर्थात प्राचीन भारत से ही एक राजनीतिक परंपरा हमारी चली आ रही है। वो किस प्रकार की राजनीतिक परंपरा थी उसका प्रकार भी बताते आ रही है। इस सब के अलावा अगर बात करें तो कुछ विचारकों के कार्य भी है, जो विद्वानों के कुछ कार्य भी है। कुछ विद्वानों ने ऐसे कार्य किए जिन विद्वानों का नाम तो नहीं पता, लेकिन उनके कार्यों की कृतियां जरूर हमारे पास है। जैसे कि कुछ स्मृतियां हैं, कुछ कामंदके है, नीतिसार है, शुक्र नीति, ये सब क्या है, इन सब के अंदर भी राजनीति से संबंधित प्रमुख विचार हमें देखने को मिलते हैं, जिसके आधार पर राजा और प्रजा के बीच संबंध किस प्रकार के हुआ करते थे। जहां पर कहा गया था कि राजा जो है प्रजा का सेवक मात्र है ना, इसलिए राजा अत्याचारी नहीं हो सकता, और अगर राजा अत्याचारी होता है तो प्रजा को उसके विरुद्ध क्रांति भी कर देनी चाहिए। तो ये सारी बातें एक अच्छे राज्य के लिए, एक अच्छे राज्य में एक अच्छे राजा की स्थापना के लिए जो है प्रमुख जो बातें हो सकती थी, उन सब का वर्णन दोस्तों इन शास्त्रों में देखने को मिलता है। क्लियर है। तो आप जो है इन कृतियों के नाम याद रखेंगे, है ना, स्मृतियां, कामंदके, नीतिसार, शुक्र नीति आदि। तो इनको पॉइंट आउट कर लीजिएगा आप लोग, मैंने इसलिए इनको हाईलाइट किया हुआ है ताकि आपको ना डायरेक्ट जब आप पीडीएफ इसका रिवीजन लगाए तो आपका डायरेक्ट फोकस इसी पर जाए, और ये देखते ही आपका पूरा माइंड अलर्ट हो जाएगा कि मैंने आपको इसमें क्या बताया था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। इसमें शिलालेख,
तो प्राचीन भारत में भाई कुछ शिलालेख भी थे, है ना, शिलालेख भी थे। सबसे ज्यादा शिलालेख हालांकि मानते हैं कि मौर्य साम्राज्य के समय में लिखे गए थे। तो इन शिलालेखों के माध्यम से भी अपनी राजनीति का विस्तार किया जा रहा था, अपने राजनीतिक विचारों का प्रसार किया जा रहा था। तो उसके माध्यम से भी हम ये जानने में सक्षम हुए कि उस समय के राजनीतिक विचार क्या थे, है ना। तो पत्थर और तांबे के लेख लोगों के समकालीन राजनीतिक जीवन, उस समय के राजनीतिक जीवन और उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रकाश डालते हैं, उसको हमें समझने के लिए हमारी मदद करते हैं। विदेशी यात्रियों के खाते या विदेशी यात्रियों से संबंधित विवरण, है ना, विदेशी यात्रियों का विवरण। खाते थोड़ा सा अजीब शब्द लग रहा है, ठीक है, इसको चाहे तो आप एडिट कर सकते हैं, खाते की जगह यहां पर आप विवरण कर सकते हैं ना, विवरण भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि भारत में जो अन्य देशों से जो यात्री आए, जैसे मेगस्थनीज आया, फाइयान या हेनसांग वगैरह जो यात्री आए, इन यात्रियों ने भारत की राजनीति के बारे में जो अपने लेख लिखे हैं, तो उन लेखों से भी हमें हमारी भारतीय प्राचीन राजनीतिक चिंतन का पता चलता है, राजनीतिक परंपरा का पता चलता है ना। उस समय की समाज किस प्रकार की थी, देखिए इन लेखों से हमें पता चलता है कि उस समय की समाज किस प्रकार की थी, उस समय का प्रशासन किस प्रकार का था, व्यापार कैसा था, उद्योग धंधे कैसे थे, इन सब के बारे में एक विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त होती है। क्लियर है। अन्य स्रोत भी है, कुछ पुस्तकें बताई गई है अन्य स्रोत में, अन्य स्रोत भी है, जैसे कि अन्य स्रोत में देख लीजिए दोस्तों, जैसे कि वेद की हम बात कर चुके, कुछ पुराण है ना, पुराणों में राजनीति के बारे में कुछ हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो खुदाई के माध्यम से जो सिक्के और मोहरें प्राप्त हुई है, उनसे भी हमें राजनीति के बारे में पता चलता है। जैन साहित्य या बौद्ध साहित्य से भी, है ना, बृहस्पति सूत्र से और सोमदेव की नीति वाक्य निर्था से भी हमें जो है प्राचीन भारतीय राजनीतिक परंपरा का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है ना, यहां तक का आई होप कि क्लियर होगा दोस्तों, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यार। 1 बाय 1 पूरा टॉपिक वाइज टॉपिक हम इसको कवर कर रहे हैं। इसमें चूंकि ज्यादा टॉपिक है, थोड़ा लेंदी स्लाइड है, इस कारण से थोड़ा सा स्पीड से इसमें आगे बढ़ना पड़ रहा है ना, ताकि आप लोगों का टाइम भी थोड़ा सा बचा जा सके। ज्यादा तो नहीं बचा पाएंगे, थोड़ा बहुत टाइम भी अगर आपका बच जाता है तो मुझे खुशी होगी, है ना, क्योंकि मेरे साथ टाइम की हमेशा ही प्रॉब्लम रहती है। जब भी सेशन लेने बैठता हूं तो सोच के तो आता हूं कि यार आधे घंटे में कैसे भी लेक्चर को फिनिश करेंगे, लेकिन होता नहीं है। लगभग 40-45 मिनट पर तक क्लास पहुंच ही जाती है ना। तो पता नहीं ऐसा क्यों होता है, लेकिन होता है मेरे साथ में। अब चूंकि इतना विद्वान यूट्यूबर तो हम है नहीं, बस एक सामान्य से शिक्षक है जो आप लोगों के सामने आकर अपने विचार दे रहे हैं आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अब हम बात करते हैं राज्य की प्रकृति की, या फिर कहें कि जो हमारा चिंतन रहा है, राजनीतिक जो चिंतन रहा है हमारा, उस चिंतन की प्रकृति किस प्रकार की थी, है ना। ये सारी बातें हमारी प्राचीन हो रही, याद रखिएगा। वर्तमान राजनीति की हम यहाँ चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, टोटल हमारी बात हो रही है प्राचीन परंपरा की, प्राचीन राजनीतिक परंपरा की। ठीक है ना। तो प्राचीन जो हमारी राजनीतिक परंपरा थी, उसके अनुसार राज्य की प्रकृति किस प्रकार की थी, या राज्य का स्वरूप किस प्रकार का था। मतलब सिंपल है यार, अलग अलग जो विद्वान रहे हैं, जो विचारक रहे हैं, उन्होंने अपने अपने विचारों के माध्यम से, अपने अपने लेख के माध्यम से राज्य की प्रकृति बताने का प्रयास किया है। और उन्हीं विद्वानों के द्वारा किस किस प्रकार का हो सकता है, तो यहां पर देखिए समझिए। सबसे पहले जो विचार मिलता है हमें कि राज्य जो है ना, साध्य नहीं है बल्कि साधन है। क्या कहा है, राज्य साध्य नहीं है बल्कि साधन है। इसका सिंपल सा अर्थ मतलब समझते हो, आगे बढ़िए। राज्य साध्य नहीं, या फिर ऐसे राज्य साधन है, साध्य नहीं। मतलब क्या हुआ कि राज्य जनता के लिए है, जनता राज्य के लिए नहीं है ना। मतलब जो राज्य है वो सिर्फ और सिर्फ जनता को की सुरक्षा के लिए होना चाहिए, जनता की रक्षा के लिए कार्य करे, जनता को स्वतंत्रता दे, जनता के अधिकारों की सुरक्षा करे, जनता का विकास करे, है ना, जनता के व्यक्तित्व का विकास करे, उनका जीवन स्तर बढ़ाए। मतलब कुल मिलाकर के राज्य सिर्फ और सिर्फ जनता के हित में कार्य करे, क्योंकि यहां साध्य जो है वो जनता है, राज्य नहीं, है ना। तो यहां जनता साध्य है और राज्य साधन है। तो ये धारणा हमें उन विचारकों से प्राप्त होती है। किससे, प्राचीन राजनीतिक चिंतकों के विचारों से। जो हमारे पुराने राजनीतिक विद्वान रहे हैं, उनके विचारों से हमें यह प्राप्त होता है। मतलब कि उनका स्पष्ट मानना था उस समय, प्राचीन समय में, कि जो राज्य है वो साधन है, साध्य नहीं है, बल्कि साध्य जनता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य का उद्देश्य लोक कल्याण होना, लोक कल्याण होना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कोई भी लोकतंत्रात्मक देश होता है तो वो कैसा होता है, लोक कल्याण के कार्य करता है ना। जो लोक कल्याणकारी राज्य होता है उसको हम लोकतंत्र बोल देते हैं, है ना। लोक कल्याणकारी राज्य एक लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है, लोक कल्याणकारी होना।
है ना। तो अब देखिए, प्राचीन राजनीति भी हमारी कैसी थी, लोक कल्याणकारी थी। प्राचीन राजनीतियां कहें कि जो प्राचीन राज्य हुआ करते थे हमारे कैसे हुआ करते थे, लोक कल्याणकारी राज्य हुआ करते थे। वो प्राचीन जो हमारे विचारक रहे हैं, जो विद्वान रहे हैं, वो भी लोक कल्याणकारी राज्य को ही सपोर्ट करते थे, उनका ही समर्थन करते थे। उनका स्पष्ट मानना था कि राज्य जो है, राज्य को व्यक्ति के विशेष मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। हाँ, अधिकार होना चाहिए, सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन एक सीमा तक, है ना, एक सीमा तक अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति की एक जो निजी स्वतंत्रता है उसको ही छीन ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि राज्य व्यक्ति के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप तो करे, लेकिन किस सीमा तक करे, जिससे कि समाज की व्यवस्था बनी रहे, अन्य लोगों के अधिकारों का हनन ना हो, सिर्फ इस लिमिट तक, इस सीमा तक। ठीक है ना। तो देखिए यहां लिखा भी गया है, राज्य को सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार था, लेकिन उतनी ही सीमा तक जहां तक कि समाज की व्यवस्था को सुचारू बनाने या समाज के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है ना। तो व्यक्तियों तथा उनके समूहों को भी आवश्यक स्वतंत्रताएं सौंपी गई थी। क्लियर है। तो इस आधार पर हम ये मान सकते हैं कि राज्य साधन होने के साथ ही साथ में राज्य जो है एक लोक कल्याणकारी प्रकृति का होना चाहिए, और यह था। प्राचीन जो राज्य हुआ करते थे वो लोक कल्याणकारी हुआ करते थे। नेक्स्ट है राज्य मातृत्व और पितृत्व दोनों प्रकार के हुआ करते थे, दोनों प्रकार के हुआ करते थे। मतलब ये कि एक राज्य प्रजा के लिए एक माता भी होगा और एक पिता के समान भी होगा। मतलब है ना, समझिए यहां पर कि एक राज्य माता के समान अपनी प्रजा का पालन पोषण करे, उनको दुलार करे, मतलब उनसे स्नेह रखे, और साथ ही पिता की भूमिका निभाते हुए उनको अनुशासन भी सिखाए और उनको दंडित भी करे। अगर उनके द्वारा अनुचित कार्य किए जा रहे हैं तो उनको दंडित भी करे। ठीक है ना। तो इसीलिए कहा गया कि उसका कर्तव्य, मतलब राज्य का कर्तव्य प्रजाजनों की रक्षा और उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखना प्रमुख कर्तव्य बताया गया था राज्य का। इसीलिए कहा गया है कि राज्य प्रजा के लिए माता और पिता दोनों रूपों में हो सकता है, या था उस समय में, है ना, दोनों की भूमिका अदा करता था ये। क्लियर है। नेक्स्ट है न्यायपूर्ण राज्य। न्यायपूर्ण राज्य, भाई प्राचीन जो राज्य थे उनमें न्याय को विशेष महत्व दिया गया था, और वहां पर राज्य अर्थात राजा से ये आग्रह किया गया था, ये स्पष्ट आग्रह किया गया था कि वह दुष्ट का दमन करे और सज्जन व्यक्तियों के विकास में सहयोग प्रदान करे, है ना। राज्य को कर वसूलने का अधिकार था, न्याय प्रदान करने में निष्पक्ष और न्यायपूर्ण आचरण करने का निर्देश दिए। मतलब कुल मिलाकर के ये कि जो विचारक रहे हैं उनके विचारों से हमें यह पता चलता है कि जो प्राचीन राज्य थे हमारे, जो प्राचीन राजनीति थी हमारी, उस राजनीति के जो राज्य थे उन राज्यों में न्याय को भी विशेष महत्व प्रदान किया गया था, है ना। एक न्यायपूर्ण जो कर वसूलने का जो सिस्टम था वो भी एक न्यायपूर्ण होना चाहिए, है ना, और निष्पक्ष होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्लियर होता चल रहा है दोस्तों। नेक्स्ट एंड लास्ट है दंडधारी राज्य। दंडधारी राज्य, अब यार यहां पर एक छोटी सी समस्या ये आ जाती है कि जो हमारे प्राचीन विद्वान रहे हैं, चाहे भारतीय हो चाहे वो पश्चिमी हो, सबके सबने कुल मिलाकर के जो मानव है ना, मानव का व्यवहार कैसा बताया है दोस्तों, दुष्ट व्यवहार बताया। मतलब एक असुरी प्रवृत्ति का व्यवहार बताया है कि असुरी प्रवृत्ति पाई जाती है मानव के अंदर, है ना, असुरी प्रवृत्ति। हालांकि वर्तमान मानव की बात करते तो हम एक बार एक्सेप्ट भी, समझ भी आता, लेकिन प्राचीन में ऐसे, मतलब प्राचीन में भी ऐसे लोग पाए जाते थे जैसा कि वर्तमान में है ना, असुरी प्रवृत्ति वाले लोग। तो यहां पर यह कहा गया था कि उस समय में यह तर्क दिया गया था दंड का प्रावधान करते हुए कि एक राज्य में दंड का प्रावधान भी बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छे से होना चाहिए। कारण क्या है कि व्यक्ति स्वभाव से दुष्ट प्रवृत्ति का होता है, दूसरे के अधिकारों को छीनने की प्रवृत्ति उसके अंदर पाई जाती है, इसलिए उससे समाज की रक्षा करने के लिए और उसे सही रास्ते पर लाने के लिए एक व्यवस्थित दंड की आवश्यकता होती है समाज में, इसलिए एक दंडधारी राज्य इसको कहा गया था। क्लियर है। तो प्राचीन राज दर्शन में राज्य को बार बार शक्तिपूर्ण और दंडाधिकारी कहा गया है, बार बार कहा गया है, ये बिल्कुल सही कहा गया है इसमें अंतर्गत कि प्राचीन राज दर्शन में राज्य को बार बार शक्तिपूर्ण मतलब शक्तिशाली और दंडधारी कहा गया है। क्यों कहा गया है, देखिए इसके साथ में एक जोड़ भी दिया गया था कि शक्ति का जो प्रयोग है ना वो अंतिम अवस्था के एक अंतिम अवसर के रूप में इसका शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए राज्य के द्वारा, ठीक है ना। और शक्ति का प्रयोग करने में अनावश्यक कठोरता भी नहीं बरते और ना ही अनावश्यक नरमी बरती जाए,
मतलब एक बैलेंस होना चाहिए, निष्पक्ष रूप से शक्ति का प्रयोग होना चाहिए। दंड के अगर जहां प्रावधान किया गया है तो दंड निष्पक्ष रूप से होना चाहिए, कोई बिना भेदभाव के होना चाहिए। आई होप क्लियर होगा दोस्तों, ठीक है ना। अब बात आती है विशेषताओं की, जो कि इस सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इस विशेषता वाले पॉइंट को हम हालांकि यहां डिस्कस करेंगे पूरा, लेकिन और पूरे विस्तार से अगर आपको इसके बारे में जानना है, इन विशेषताओं वाले पॉइंट को और पूरे विस्तार से अगर आपको और अच्छे से पढ़ना है दोस्तों, तो इसको हमने सेकेंड ईयर में ही बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत ही राजनीतिक विचार को राजनीतिक विचार को वाले सब्जेक्ट में हमने इसको पूरे विस्तार से लगभग दोस्तों ये 45 मिनट की क्लासेस सिर्फ इन विशेषताओं पर ही ली गई है ना। बहुत पहले लगभग 1 ईयर पहले हम इसको पढ़ा चुके हैं, 1 साल पहले पढ़ा चुके हैं, लगभग 45 मिनट की क्लासेस दोस्तों सिर्फ चिंतन की प्रमुख विशेषताओं पर ही। तो अगर इन विशेषताओं को और पूरे विस्तार से जानना है तो आप इसको जरूर एक बार फॉलो कीजिएगा। पॉसिबल हुआ तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डलवा दूंगा, वहां से आप उसको फॉलो करके देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको हम कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और इसी के साथ में दोस्तों हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भारत तथा पश्चिम की परिस्थितियों में भेद होने के कारण, मतलब कि अंतर होने के कारण, डिफरेंस होने के कारण भारतीय चिंतन और पाश्चात्य चिंतन में असमानताएं ज्यादा पाई जाती है ना। समानताएं बहुत कम मिलती है। किस कारण से दोस्तों? परिस्थितियों में अंतर होने के कारण, है ना। तो प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं का अध्ययन कुछ रूपों में किया जा सकता है। तो वो किन रूपों में किया जा सकता है? इन रूपों में किया जा सकता है। सबसे पहले राजनीतिक सिद्धांत और धर्म के अभिन्न अंग के रूप में। राजनीतिक सिद्धांत, धर्म के अभिन्न अंग। अब समझिए, यहां कहने का अर्थ सिर्फ इतना सा आ रहा है दोस्तों, यहां पर कहने का अर्थ सिर्फ इतना सा है कि प्राचीन समय में जितने भी राजनीतिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, जितने भी राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, वो धर्म के अंग के रूप में किया गया है। किसमें? समझने का कोई प्रयास कीजिए। यहां पर प्राचीन राजनीति के अंतर्गत धर्म को सबसे ज्यादा महत्व प्रदान किया गया था। ऐसे समझिए, प्राचीन भारतीय राजनीति में धर्म को सबसे ज्यादा महत्व प्रदान किया गया था, है ना। और इसीलिए राजनीति के अंतर्गत जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया था वो सब दोस्तों धर्म के अभिन्न अंग के रूप में माने गए, मतलब धर्म के अंग के रूप में थे। कौन? राजनीति के सिद्धांत, है ना। तो प्राचीन भारत में राज्य का सर्व प्रमुख कर्तव्य धर्म का पालन करना बताया गया था। प्राचीन भारत में राज्य का जो सबसे पहला कर्तव्य होगा वो होगा धर्म का पालन करना। यहां पर स्पष्ट रूप से राजा को धर्म युद्ध करने के लिए कहा गया है, और साथ ही साथ जनता को भी कहा गया है कि वो भी अपनी धर्म के अनुसार अपना आचरण करे। और अगर आपका राजा धर्म का पालन नहीं करता हो तो आप क्रांति करके उस राजा को उस सिंहासन से हटाने के अधिकारी हो। कुल मिलाकर के प्राचीन राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत सबसे बड़ी कोई विशेषता पाई जाती है तो वो पाई जाती है कि राजनीति और धर्म दोनों को एक साथ लेकर चला गया था, जो कि वर्तमान में संभव नहीं है। लेकिन प्राचीन राजनीति धर्म के साथ चलती थी और उस राजनीति में धर्म को प्रमुख बताया गया था। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य नितांत आवश्यक और उपयोगी। तो प्राचीन समाज को प्राचीन राजनीतिक चिंतकों के माध्यम से जो हमें विचार दिए गए हैं, उन विचारों के अनुसार हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि उन सभी विचारकों ने धर्म, अर्थ और काम, इस जीवन के इन 3 लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सबसे आवश्यक जो है यहाँ राज्य को बताया है कि राज्य की अनुपस्थिति में इन तीनों लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अर्थात न जनता का विकास संभव है, न समाज की प्रगति संभव है, न एक सही एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण भी संभव नहीं है। तो एक राज्य का होना नितांत आवश्यक है, क्योंकि राज्य के माध्यम से ही जनता की रक्षा की जा सकती है, जनता को अधिकार दिए जा सकते हैं, जनता को स्वतंत्रता दी जा सकती है। एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा, एक दूसरे से
एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा भी राज्य के द्वारा ही संभव है। इन सभी कारणों से ही राज्य को नितांत आवश्यक और उपयोगी बताया है। आई होप क्लियर होगा, इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है राज्य व शासन के ध्येयों के संबंध में एकमतता। एकमतता मतलब कि विभिन्न विचारकों के जो विचारक रहे हैं, जो विभिन्न विद्वान रहे हैं, उन विद्वानों में आपस में एकमतता रही। देखिए जो भेद थे या कहें कि जो विभेद थे, है ना, जहां पर इनमें आपस में समर्थन नहीं दे पाते थे ये, तो वो था इसके मतलब एक जो सामान्य से जो पहलू हैं, जो सामान्य पहलू है, उस सामान्य पहलुओं पर तो सभी एकमत ही थे, लगभग सभी विचारक एकमत ही रहे हैं। तो सभी विचारक मानते थे कि राज्य का प्रथम कर्तव्य क्या था, उस समर्थन के माध्यम से कहें कि एकमतता के अनुसार अगर कहा जाए तो सभी विचारक किस बात को लेकर एकमत थे कि राज्य का प्रथम कर्तव्य को लेकर के एकमत थे। और राज्य का प्रथम कर्तव्य क्या था कि व्यक्तियों से उनके धर्म का पालन करवाना। समझिए यहां पर राज्य का पहला कर्तव्य क्या था, व्यक्तियों से उनके धर्म का पालन करवाना। धर्म में व्यक्ति का अपना धर्म, वर्णाश्रम धर्म, आश्रम धर्म, ये सारे धर्म आ जाते हैं। राजा का कर्तव्य क्या है कि धर्म की रक्षा करे और अपनी शक्ति के आधार पर व्यक्तियों को धर्म के विरुद्ध आचरण करने से रोके। मनुस्मृति, रामायण, कामंद, नीतिसार या शुक्र नीति, इन सब में राज्य और शासन के ध्येय के संबंध में ऐसे ही विचार व्यक्त किए गए हैं, है ना। तो इसलिए कहा गया है शासन और ध्येय, शासन और जो राज्य है उसके संबंध में जो विभिन्न विचारकों के जो मत रहे हैं वो लगभग एक समान रहे हैं। नेक्स्ट है मानव में आसुरी प्रवृत्तियों की प्रबलता। जो अभी बात कर रहे थे अपन लोग, आसुरी प्रवृत्तियों की प्रबलता, है ना, दुष्टचारिता। तो मानव में सद असद मतलब अच्छा और बुरा, है ना, किन प्रवृत्तियों की प्रबलता होती है। तो इस संबंध में भारतीय विचारक मनुष्यों को स्वाभाविक रूप से स्वार्थी, दुष्ट और झगड़ा करने वाले मानते हैं। और यह धारणा हमें पश्चिमी विद्वानों के अंदर भी देखने को मिलती है, क्योंकि अभी तो हम पाश्चात्य राजनीतिक वाले सीरीज को पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, वो भी कंटिन्यू चल रही है अभी, है ना। तो इसी को लेकर के मनु लिखते हैं कि निर्दोष और शुद्ध आचरण करने वाला शुचि बड़ी कठिनाई से मिलता। शुचि मतलब व्यक्ति, है ना। तो मनु ने स्पष्ट लिखा है अपने ग्रंथ में ही कि एक शुद्ध व्यक्ति या शुद्ध आचरण करने वाला, ईमानदार या निर्दोष और शुद्ध आचरण करने वाला व्यक्ति बड़ी कठिनाई से मिलता है। तो इसके लिए भी जो है एक राज्य में विशेष व्यवस्था की गई थी और वो थी दंड की व्यवस्था। आई होप पूरा सेशन क्लियर होगा दोस्तों, अब कोई डाउट यहां पर नहीं बच रहा होगा। लास्ट पॉइंट है दंड शक्ति को अत्यधिक महत्व दिया गया था, क्योंकि मनुष्य में आसुरी प्रवृत्ति पाई जाती है उन विचारकों के माध्यम से। तो जब व्यक्ति में आसुरी प्रवृत्ति होगी तो उस आसुरी प्रवृत्ति के द्वारा समाज की रक्षा करने के लिए क्या होना चाहिए, दंड शक्ति की प्रधानता होनी चाहिए, है ना। तो इसीलिए भारतीय विचारकों ने मानव में आसुरी प्रवृत्तियों की प्रबलता के कारण दंड की शक्ति को अधिक महत्व दिया था। महाभारत के शांति पर्व में भी कहा गया है कि धर्म और अर्थ की रक्षा दंड के द्वारा ही संभव हो सकती है। प्राणी मात्र की रक्षा के लिए ही ईश्वर ने ब्रह्म तेजमय दंड का विधान किया है। इस विश्व में सारी व्यवस्था दंड के कारण ही है, इसलिए स्वयं ईश्वर ने दंड की सृष्टि की और उसका प्रयोग करने के लिए राजा की व्यवस्था की है। कोई डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है, एक एक बार पढ़ने में ही पूरा एकदम क्लियर होता चला जाएगा। आई होप दोस्तों जिन 4 बिंदुओं पर हमने चर्चा की है, चारों बिंदु अब तक आपके माइंड में पूरी तरह से एकदम क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है ना। चलिए मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, और अगला सेशन जो हमारा होगा उसमें हम बात करेंगे मनु की, और मनु से संबंधित जो विभिन्न विचार रहे हैं राज्य संबंधी विचार, उस पर हम चर्चा करेंगे। क्लियर है।